स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्या पढ़ना है आज, हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होना है, राइट। एनएलएम स्टार्ट होना है और थोड़ा हम लोग गति को बनाए रखेंगे। गति पता क्या होता है सर? मोशन। गाइस अगर आप लोग बोलते रहोगे ना तो मुझे भी बोरिंग फील नहीं होता, क्योंकि आपको भी पता है आप एक स्टूडियो में खड़े होके सामने आपको सन्नाटा दिखाई देता है, आपको कैमरा दिखाई देता है सामने, और आप मुझे पता है कि आप कैमरे से बात नहीं कर सकते, ठीक है। अपने आप में पता नहीं कैसी अजीब सी फीलिंग आती है जब आप कैमरे से बात करते हो। सो यू गाइस यू हैव टू स्पीक, और इसीलिए स्पीकर वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। आप भी बेटा अगर मैं बोल दूं सीधा खड़े हो जाओ, सामने आपको कोई ना दिखे तो आप किससे बात करोगे, अपने आप से बात नहीं कर सकते। सो यू गाइस हैव टू रिप्लाई अगेन एंड अगेन। आप वीडियो ऑन करा दो सबकी। वीडियो बेटा फिर ये ना एक और पंगे इसमें रिकॉर्डिंग होती तो ना अपनी ही शक्ल देखनी पड़ती है गंदी सी बार बार, ठीक है। आपकी हम देख भी नहीं सकते, नहीं तो पहले मैं क्या करता था कि स्क्रीन पे ना जो सामने स्क्रीन होती है उस पर सारे स्टूडेंट्स को लगा देता और उनसे हाय बाय कैसे करता रहता था। बट यहाँ पे ना सामने वो स्क्रीन रिकॉर्ड करनी पड़ती है तो अपनी स्क्रीन चलानी पड़ती है ओबीएस स्टूडियो में, तो अपनी शक्ल क्या देखूं भाई, ऐसे बहुत बढ़िया तो है नहीं। चलो देखो बेटा क्या स्टार्ट करना है आज हमें स्टार्ट करना है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। क्या बेटा नाम है इसका, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो? यस सर। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? एक ही क्यों रिप्लाई करता है? चलो अजय, अजय कुमार, अमन कुमार, अक्षा, प्रवीण, चंचल, इमरान, जानवी, जसप्रीत, खुशी, लक्ष्य, महक, महक, राहुल, रजत। यस सर। पता नहीं कहाँ बेटा आप लोग। यस सर। यस सर कर रहे हैं प्रैक्टिस। ओके दैट इज गुड, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या मतलब है इसका, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बात तो आ रही है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग डायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, स्टडी ऑफ फोर्सेस होता है। क्या होता है? स्टडी ऑफ फोर्सेस, ठीक है। और स्टडी ऑफ द कॉज बिहाइंड द मोशन, स्टडी ऑफ द कॉज बिहाइंड द मोशन। तो बेटा जो मोशन कराने का जिम्मा है, जो मोशन कराने का सबसे बड़ा रीजन है वो है फोर्स, और उसके हमें यहाँ पे कवर करने हैं, राइट। हमारे पास अभी सवा घंटे क्लास बाकी, जिसमें हम लोग बेसिक इसका बहुत इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे मैं पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स, जरा बताओ जल्दी से। फोर्स क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। फोर्स की डेफिनेशन चेंज नहीं हुई 9th से लेके चाहे 11th हो चाहे 12th हो। व्हाट इज फोर्स, जल्दी से बताओ। फोर्स क्या होता है बेटा? देखो भाई, फोर्स इज अ पुल और पुश, पुल और पुश that attempts to change the state of a body, to change the state of a body, ठीक है बेटा। फोर्स क्या है, एक ऐसा पुल और पुश है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी जो क्या करता है बेटा, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है। स्टेट का मीनिंग क्या है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की बात करें, हम उसकी फिजिकल स्टेट की बात करें बेटा, केमिकल स्टेट की बात नहीं करें। ऐसा नहीं है कि पता चला कि हमने क्या किया कि फोर्स को ऐसे ग्लूकोज पे लगाया और ग्लूकोज से ऐसा एकदम आग निकलने लगी। पता नहीं, जो भी बोलूं पता नहीं ग्लूकोज से आग निकलती है कि नहीं निकलती है, बट डोंट वरी, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बेटा, कौन सी केमिकल स्टेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कौन सी हो रही फिजिकल स्टेट की, कि रेस्ट पे है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट पे। तो उसको चेंज करने के बेटा ये जो फोर्स है वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है। चेंज कर भी जाता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी कर पाता है, लेकिन हाँ कोशिश हमेशा करता है अगर फोर्स है तो। बात समझ आ रही है? जैसे कि मैं बात बताऊं बेटा, क्या करता हूं कि कोई भी एक फोर्स है, हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि एक फोर्स है यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये वॉल है, तो ये बेटा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये पुश नहीं होगा, ये पुश नहीं होगा, ये अटका रहेगा। क्यों अटका रहेगा? क्योंकि यहाँ पे उसको रेजिस्टिव फोर्सेस मिल रहे हैं, अगेन उस पर नेट फोर्स हो गया है 0, बट ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। बात में आ रही है बेटा, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? तो फोर्स ऐसा, फोर्स के बेटा क्या हो जाता है, फोर्स कैसा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है?
वेक्टर क्वांटिटी। और एफ से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? डाइन। सीजीएस यूनिट डाइन। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम्स। नोट करो। सर हो गया। ले लो। चलो, क्या करता है बेटा फोर्स? क्या करता है फोर्स? व्हाट डज फोर्स डू? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं बेटा, जरा बताओ। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या करता है फोर्स? Can stop a body. Yes, Can may move a change the body. speed. लिख लो बेटा, may change speed, may change speed। और क्या कर सकता है बेटा? It may change शेप only, चेंज कर सकता है। yes, only direction of a moving body, of a moving body। और क्या चेंज कर सकता है, और बताओ। It may change। सर बॉडी स्टॉप कर सकता है कोई भी। हाँ हाँ, वही तो, स्पीड चेंज कर सकता रहेगा ना तब, राइट? उसमें लिख रखा है ऊपर वाले में। इट में चेंज स्पीड, स्पीड चेंज हो जाएगी तो बॉडी भी चेंज हो जाएगी, स्टॉप भी हो जाएगा। इट में चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, बट दोनों को भी चेंज कर सकता है। और इट कैन चेंज shape of the body। of a body। ये भी नोट कर लो बेटा। क्लासिफिकेशन देख लो भाई, क्लासिफिकेशन देख लो बेटा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जरा ये बताओ। ml square t minus 2. ml स्क्वायर t t raised to the power minus 2. ml स्क्वायर नहीं होता बेटा। नो सर MLT -2। यस, mlt माइनस MLT स्क्वायर नहीं होता है। ml स्क्वायर t माइनस 2 वर्क की होती है, एनर्जी की। ठीक है, नोट कर लिया। चलो बेटा, और देखो क्या होती है इसकी, mlt माइनस 2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो? सर कर रहे हैं। कहाँ से? सर स्टडी मटेरियल से। कहाँ से लिया? और सर आकाश से। अच्छा, क्या बात है, स्टडी मटेरियल आकाश से लिया है नीट के लिए। यस सर। ओके ओके, चलो mlt माइनस 2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, सो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mlt माइनस 2। अब बेटा देखो कितने टाइप का होता है क्लासिफिकेशन में। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में तो कितने टाइप का हम लोग पढ़ते हैं, 2 तरीके के पढ़ते हैं। कौन कौन से हम लोग? उनके वे ऑफ एक्टिंग के हिसाब से, कि वे ऑफ द मोड ऑफ एक्टिंग के हिसाब से हम लोग कि किस तरीके से एक्ट करते हैं, उनके साथ हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने में? 2 पार्ट में। कैसे? एक करते हैं
कांटेक्ट फोर्सेस में एक करते हैं बेटा कांटेक्टिव और दूसरा किसमें करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में। तो एक होता है बेटा कांटेक्ट फोर्स, दूसरे नॉन कांटेक्ट फोर्स। बात सुना बेटा, कांटेक्ट फोर्सेस में कितने आ जाते हैं भाई? कांटेक्ट फोर्सेस में बहुत सारे आते हैं, तीन मेजरली हम लोग चार पढ़ेंगे, चार में भी क्या तीन ही पढ़ेंगे मेजरली हम लोग। क्या पढ़ेंगे चलो भाई, कौन सा बेटा? नंबर वन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा फ्रिक्शन, टेंशन। बेटा ये तीन, टेंशन और नॉर्मल सेम ही टाइप के होते हैं, सेम ही टाइप के होते हैं, अंतर नहीं होता है ज्यादा। नॉन कांटेक्ट तो जनरली मेजरली हमारे दो ही टाइप होते हैं, नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, यही दोनों एक्ट करते हैं हर जगह। टेंशन और ये दोनों सेम ही टाइप के होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या क्या आते हैं आपको पता है बेटा? यस सर। इनर्शिया है बेटा, फोर्स की बात कर रहे हैं हम। यस सर, वेट आता है, स्प्रिंग फोर्स आती है। अच्छा, स्प्रिंग नॉन कांटेक्ट होता है? स्प्रिंग कब से नॉन कांटेक्ट होने लगा बेटा? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और क्या आता है बेटा? और क्या आता है? न्यूक्लियर फोर्स, बात में आ रही है बेटा? न्यूक्लियर को आप कांटेक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन ये ना कांटेक्ट टाइप का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के पास टकरा रहे हैं इसकी वजह से उनके बीच में कुछ लग रहा है, नहीं। ये भाई अगर थोड़े दूर भी होते ना तभी भी लग जाता है। वैसे भी बहुत पास होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सारे न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स लगता है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में मींस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस लगते हैं, वो कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस। अच्छा, इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होंगे बेटा? ऐसे फोर्सेस जिनको एक्ट होने के लिए दो सरफेसेस का या फिर दो बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी है। अगर दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है तो ये फोर्स नहीं लगेंगे, जैसे कि नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। बात समझ में आ रही है बेटा? और नॉन कांटेक्ट फोर्स ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल टच में होने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी फिजिकल टच में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूर दूर है तब भी ये लग जाते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स की बात करेंगे हम लोग, लिखेंगे भी तो हम एक एक करके सबको लिखेंगे, नॉर्मल, फ्रिक्शन, टेंशन, और इनको पढ़ेंगे भी प्लस फाइंड आउट करने की भी कोशिश करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है नॉर्मल फोर्स। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Normal force. It is a force which acts as a reaction, acts between two surfaces, between two surfaces in perpendicular direction, of contact, of common contact point, of common contact point या फिर surface। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? It attempts to compress the body on which it is acting, और क्या होता है बेटा? इट इज अ सेल्फ रेजिस्टिंग फोर्स
इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। It always exists as action reaction pair. Action reaction pair. इनका क्या मीनिंग है बेटा, जरा ये लिखो, 4 पॉइंट लिखो, फिर हम लोग इनको समझेंगे एक एक करके। लिखो फटाफट। लिख लिया बेटा? यस सर। चलो तो समझने की Yes, कोशिश sir. करते हैं। बेटा ये मैंने पहला बोला कि एक ऐसा फोर्स होता है, पहला पॉइंट था, एक फोर्स है ऐसा जो दो सरफेसेस के बीच में लगता है, और दोनों सरफेसेस के बीच में कैसे लगता है बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। चलो बात करते हैं टेबल की, और ये एक बुक की। ये एक बुक है, बुक का मास m है, और ये एक टेबल है। ये कैसी है बेटा? टेबल है। हमें पता है बुक को ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन नीचे टेबल होने की वजह से ये नीचे नहीं जा पाएगी। बात समझ बेटा? नीचे टेबल होने की वजह से ये गिर नहीं पाएगी नीचे। क्यों? क्योंकि टेबल पर रखी हुई है। मैंने दो सरफेसेस अलग अलग ऊपर नीचे इसलिए दिखाई, सो दैट की तुम्हें दो सरफेसेस दिखा रखूं। ये बुक किसी पर रखी हुई है, ऐसा मत समझना कि ये हवा में तैर रही है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, इस पे देखो, अगर हम बात करें तो ये बुक नीचे जाने की कोशिश कर रही है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि इस पे नीचे बेटा एक ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उसका वेट। क्या बोलते हैं? वेट। क्या बोलते हैं? वेट। ये अर्थ इससे अपने को खींचने की, इस फोर्स से अर्थ नीचे की तरफ इस बुक को खींच रही है। इस बुक को खींच रही है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब इसको कोई अपोज भी करना होगा। तो जो अपोज करता है वो किधर अपोज करेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है बेटा? आया ना? तो इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा कौन? नीचे वाली टेबल। इस सरफेस पे फोर्स टेबल लगा रही होगी, नहीं लगा रही होगी? जल्दी से बताओ बेटा। Yes, sir. Normal. इस सरफेस पे बेटा फोर्स लगा रही होगी। इस सरफेस फोर्स किधर लगाएगी? वेट के अपोजिट डायरेक्शन में। वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है बेटा? तो वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा तो ऐसे लगे ऊपर, जो कि 90 डिग्री बनेगा बेटा कॉमन कांटेक्ट पॉइंट के। ठीक है, इसके भी 90 होना चाहिए, दोनों सरफेसेस के 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। Yes. अच्छा, दूसरी चीज तो ये लग गया। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं इस केस में, कि इस केस में अगर बात करूं केवल इस केस में, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है एन से लिखते हैं, बहुत जगह आर से भी लिखा होगा, जिससे तुम्हें मन करे उससे लिख लो। ठीक है, एन से लिख देते हैं, आर से लिख देते हैं, जिससे मन करे उससे आप। बेटा दिख रहा है एनआर कि नहीं दिख रहा है? आधा आधा दिख रहा है ना? यहाँ पे लग गया बेटा, ऐसे समझो। ये बेटा यहाँ पे एन, यहाँ पे आर, ये एन या फिर आर। ठीक है, ये दोनों ही कोई भी किसी से भी लिख दो, मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूँ ज्यादातर। तो ये बेटा ऊपर। दूसरी चीज और क्या होता है, इस नॉर्मल का जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू वेट के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स बुक में ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, तब ये जाके बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में कैसा है? वेट के इक्वल है। किसके इक्वल है? वेट ऑफ द बुक। पहली चीज ये ध्यान रखना बेटा इस केस में कि नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, और इसी नॉर्मल का, अच्छा ये बताओ बेटा, क्या ये जो बुक है वो टेबल को भी कंप्रेस करने की कोशिश कर रही होगी? टेबल को प्रेस कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? जरा बताइए बेटा। टेबल को प्रेस कर रही होगी, मतलब यहाँ पे भी, इस सरफेस पे भी इस नॉर्मल का एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है। क्या लगता है बेटा? एक रिएक्शन फोर्स भी लगता है उसी पॉइंट पे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। बात में आएगी, उसकी वैल्यू भी एन के बराबर होगी। ठीक है, ये क्या है बेटा? रिएक्शन फोर्स है। किसका? इस नॉर्मल का, या फिर इस नॉर्मल का ये रिएक्शन बोल सकते हैं, किसी का कोई भी एक दूसरे का रिएक्शन एक्शन बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स है, वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। मैं बताऊंगा एक्शन रिएक्शन पेयर में कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या फिर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होते हैं, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई?
अच्छा, दूसरा पॉइंट था बेटा अपना, क्या था कि ये हमेशा कंप्रेस करने की कोशिश करता है, इट अटेम्प्ट टू कंप्रेस द बॉडी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल का, नीचे वाली सरफेस पे लग रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे, तो बेटा ये पुश करने की कोशिश कर रहा है ना। क्या कर रहा है बेटा? ये पुश करने की कोशिश कर रहा है, वेट उसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर धक्का मार रहा है, तो क्या होगा? वेट उसको नीचे ले जा रहा है। कोई सपोज आप कोई बुक ले लो, उसको नीचे की तरफ वेट की तरीके से नीचे फोर्स लगाओ और नॉर्मल एक्शन की वजह से ऊपर लगाओ, तो क्या होगा बेटा? ये कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। जैसे रबर का अगर ऑब्जेक्ट होगा ना, कैसा होगा? रबर का कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई रबर का ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर यहाँ पे आप फोर्स ऐसे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे, तो ये बेटा शेप भी चेंज हो जाएगा इसका, ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ बेटा। यस सर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या करता है? कंप्रेस करने की कोशिश करता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कंप्रेस करने की कोशिश करता है। और ये कैसा होता है बेटा? थर्ड पॉइंट था सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसा है ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बेटा कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? बुक का वेट चाहे बेटा 20 न्यूटन हो, चाहे 100 न्यूटन हो, चाहे 80 न्यूटन हो, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी। बात समझ आ रही बेटा? हाँ या ना? यस सर। जैसे कि एक टेबल है, एक ही टेबल है, यहाँ पे एक बुक रखी है बेटा जिसका वेट है 20 न्यूटन। इसका वेट कितना है बेटा? नीचे की तरफ 20 न्यूटन। दूसरा एक बेटा रखा हुआ है, कुछ भी बड़ी बुक रखी है, फिर बड़ा ब्लॉक रखा है, इसका वेट है 100 न्यूटन। कितना बेटा? 100 न्यूटन। ठीक है, ये 20 न्यूटन का वेट है, यहाँ पे 100 न्यूटन का वेट है। तो जरा बताओ बेटा, इन पे जो नॉर्मल रिएक्शंस होंगे वो कैसे कैसे लगेंगे और किधर किधर की तरफ लगेंगे? जरा देखो, इस वाली वक्त में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, कितना? 20 न्यूटन का लगेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? टेबल तो सेम ही है। टेबल कैसी है? टेबल तो एक ही टेबल पर रखे और इस पे ऊपर की तरफ कितना लगेगा? 100 न्यूटन। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? ठीक है। यस क्यों? क्योंकि इनका मोशन रोकना है। तो इसमें बेटा क्या है कि ये ऑटोमेटिकली इसको पता चल जाता है नॉर्मल रिएक्शन को कि हमें कितना एक्ट होना है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मींस ये सेल्फ अपने आप तरीके से अपने आप से ही एडजस्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? आया ना? यस सर। यस सर। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। अब देखो बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है? चलो फिर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन का, क्योंकि नॉर्मल जितने जल्दी समझ में आएगा उतना ही जल्दी क्या आ जाएगा बेटा अपना नॉर्मल रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लॉक बेटा दिख रहे हैं, दो ब्लॉक। हेलो, यस सर। यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है बेटा, यहाँ पे एक दीवार है। ठीक है, इस दीवार में अटके हुए हैं। यहाँ पे हमें ऐसे इसको पुश किया है, इसको हमने पुश किया 100 न्यूटन से। कितने से बेटा? 100 न्यूटन से। बात समझ आ रही है बेटा? इसको हमने पुश किया 100 न्यूटन से। तो 100 न्यूटन से इस वाले ब्लॉक B1 को, और ये B2 ब्लॉक, ये दोनों कैसे हैं? B1 B2 ब्लॉक्स है। इन B1 B2 ब्लॉक्स को जैसे ही हमने पुश किया, जब हमने पुश किया तो इनके बीच में क्या हो रहा होगा, जरा हम लोग बात करते हैं देखने की। कि इस B1 पे अगर हम देखें बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं हम लोग, सिखाएंगे अभी। तो इस पे अगर हम बात करें, इस पे हमने फोर्स लगाया 100 का। तो ये जो ये सरफेस है बेटा, ये वाली राइट B2 की जो लेफ्ट सरफेस है, B2 की जो लेफ्ट सरफेस है, वो B1 को अंदर नहीं आने दे रही है। ऐसे ही हो रहा है कि जरा देखो, तो B2 की लेफ्ट सरफेस है वो B1 को अंदर नहीं आने दे रही है। मतलब क्या किया होगा बेटा? अंदर कैसे नहीं आने दे रही है? क्योंकि B2 ने B1 पे फोर्स लगाया होगा वापस पीछे की तरफ। बात समझ में आ रही है बेटा? कितना लगाया होगा? इतना ही लगाया होगा जितना से ये घुसने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा बेटा? 100 न्यूटन का। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लग जाएगा? 100 न्यूटन का। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर? यस सर। और जो बेटा B1 की सरफेस है, जो B1 की सरफेस है, B2 को भी पुश कर रही होगी। तो यहाँ पे इस नॉर्मल रिएक्शन का एक नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स भी लगेगा N1 अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी सरफेस पे। किधर लगेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी सर। ये पुश कर रहा है N1 से, उसने वापस लगाया इधर की तरफ। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं। नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा
इक्वल होते हैं, ये दो सरफेसेस के बीच में लगते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल की बात है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर का मीनिंग क्या होता है, चलो हम लोग समझते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर क्या कब बोलेंगे, तो इन्हें बेटा तीन कंडीशन होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 कि जो बेटा दो फोर्सेस हो, किनको हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं? दो फोर्सेस हो और दोनों कैसे हो, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हो। कैसे लगते हो बेटा? दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगे। नंबर 1, द फोर्सेस शुड बी ऑन डिफरेंट बॉडीज। द फोर्सेस, द टू फोर्सेस शुड बी ऑन डिफरेंट बॉडीज। बात समझ में आई बेटा? दूसरा देखो, फोर्सेस बेटा डिफरेंट बॉडीज पे होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यहाँ पे भाई मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, नॉर्मल एक्शन के बीच में मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। तीसरा बेटा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। डायरेक्शन बेटा ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उनको एक्शन रिएक्शन पेयर बोल पाएंगे। बात में आ गई बेटा? नोट कर लो एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे Yes, तीनों sir. दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं कि ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है और 90 डिग्री पे लग रहा है, दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, अमाउंट इन दोनों के सेम होते हैं, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ठीक है बेटा? इस सरफेस पे भी लग रहा होगा क्या? हाँ भाई, इस दीवार पे भी लग रहा होगा, इस दीवार पे भी लग रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या, दीवार पे कौन पुश कर रहा है बेटा? दीवार को इधर पुश कर रहा है, दीवार वापस पुश कर रही है, यहाँ पे कुछ N2 लग रहा होगा। बट इक्विलिब्रियम के हिसाब से N1 और N2 और 100 न्यूटन सब बराबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? N1 N2 एंड 100 न्यूटन सब इक्वल आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, चलो अब फ्रिक्शन लिख लेते हैं। फ्रिक्शन तो पूरा अलग चैप्टर है, बस बेसिक बेसिक से कर लेते हैं। फ्रिक्शन में फ्रिक्शन का बेसिक पढ़ लेते हैं। मैं is a force which attempts बेटा दिख रहा है क्या सबको? which attempts to prevent the relative motion between two surfaces if there is a chance for sliding. There is a chance for sliding. तीन टाइप का होता है बेटा ये। कौन कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। इसके बेटा बहुत सारी डिटेल्ड जानकारी हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। अभी यहीं तक इसको रहने देते हैं। अब आते हैं नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चंस कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की थ्योरी बताने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ये बताने की जरूरत है क्या? अभी हेलो, बेसिक आइडिया होगा बेटा आपको कि 12th में भाई इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स कैसा है। नॉर्मल की जरूरत थी वो मैंने बता दिया। जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बता भी नहीं रहे बेटा हम, डोंट वरी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? चलो Yes, sir. अब हमें नॉर्मल की बस डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, फटाफट सॉल्व करेंगे। नॉर्मल की डायरेक्शन कैसे निकालें? एक बार ये आ गया तुम्हारा आधा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। चलो चलो बेटा कैसे निकालना है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल की डायरेक्शन की। चलो बेटा, एक अपने पास दीवार है ऐसी,
ठीक है, यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है ऐसे, बात समझ आ रही बेटा, रॉड, जरा बताओ इस रॉड पे नॉर्मल की डायरेक्शन, नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा, कितना आएगा वो तो हम बाद में बताएंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन कितनी आएगी, नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेगा बेटा, जहां जहां कांटेक्ट हो रहा होता है वहां वहां चांस होता है नॉर्मल रिएक्शन लगने का, ठीक है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, इवन कांटेक्ट हो रहा है, जब नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता है तो हम सीधी बात ये कह रहे थे कि इस दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, वही बेटा नॉर्मल रिएक्शन कंडीशन होती है। देखो यहाँ पे अगर कांटेक्ट में है तो यहाँ पे किधर लगेगा बेटा, जरा बताओ, मैंने आपको बताया था कि बेटा ये दो सरफेसेस के कॉमन कांटेक्ट के perpendicular to the परपेंडिकुलर surface where the road is touch. यस, तो दो, और डायरेक्शन क्या होती है बेटा, दो सरफेसेस के कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। तो जरा देखो ये रॉड का ये वाला पॉइंट की बात करते हैं, तो रॉड इस पॉइंट पे ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, ये क्या बेटा एक पॉइंट पे टच कर रही है क्या, ऐसा होगा कुछ, हाँ या ना, बता बेटा जल्दी से। Yes, sir. ये बेटा पॉइंट पे टच कर रही है, और एक पॉइंट का बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, उस पे हर पॉइंट परपेंडिकुलर ही होता है, बात समझ में आ रही है बेटा, हर एक डायरेक्शन, तो कॉमन कौन सी बनेगी, ये वाली बन जाएगी, किसके, रॉड के परपेंडिकुलर, बात समझ में आ रही है बेटा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर की तरफ, किस पे बनाया मैंने, रॉड पे बनाया, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा रॉड पे, किस पे, रॉड पे, यहाँ पे किधर लगेगा, जरा देखो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रॉड ऐसे होगी, है ना, अर्थ ऐसे है, बात समझ में आ रही कि नहीं बेटा, तो यहाँ पे देखो अर्थ पे परपेंडिकुलर किधर लगेगा, अर्थ पे नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इस पे, इसके अपोजिट ऊपर की तरफ, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये लगा N2, ये लगा N2, इधर लगा N1, ये रॉड पे किधर लगेगा, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ बन गया, ये रॉड पे अकेला लगेगा, हाँ ये इधर बेटा, ये इधर वॉल पे किधर लगेगा, नीचे, ये N1 और ये भी N1, बना लो फटाफट, ठीक है बेटा, क्योंकि पॉइंट के तो हजारों डायरेक्शन में बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे नॉर्मल होते हैं, हमें रॉड का नॉर्मल फाइंड आउट करना है, बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और देखो भाई, और देखो, ये नोट कर लो, मैं बेसिक कंसेप्ट से जा रहा हूँ एकदम, डायरेक्शन पहले निकालना सिखाएंगे, फिर नॉर्मल की वैल्यू निकालना सिखाएंगे, और इतना आ जाता है आपका एनएलएम कवर हो जाता है, फिर तो कोई पंगे फंसेंगे ही नहीं, फंसेंगे बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। ठीक बेटा, बात समझ में आ रही है, हमने ना क्या किया, इसको हमने थोड़ा सा धक्का मार रखा है, मतलब ऐसा मार रखा है कि ऊपर चढ़ नहीं रहा है, मतलब ऐसे बस फंसा हुआ है, क्लियर, ये इसका सेंटर है, तो मतलब बताओ बेटा कहाँ कहाँ नॉर्मल लगेगा, और कितना, मतलब कितना कितना नहीं, कहाँ कहाँ नॉर्मल लगेगा, जरा बताओ बेटा, कैसा कैसा लगेगा, और हेलो, जहां जहां कांटेक्ट होगा, कहाँ का कांटेक्ट है, एक ये पॉइंट है बेटा कांटेक्ट का, और एक दो है, एक नंबर और दो नंबर, बात समझ में आ रही है। एक नंबर पे बेटा देखो रॉड पे, इस पे ये क्या स्फीयर पे किधर लगेगा, स्फीयर पे लगेगा ऐसा ऊपर की तरफ, बात समझ में आ रही है बेटा, हेलो, Yes, sir. और इसके नीचे जो, हाँ Yes, sir. बताओ, और इसके नीचे जो सरफेस है उस पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ये N1, ये N1, बात समझ आ रही है बेटा। दो नंबर पे किधर लगेगा, ये तो एक नंबर वाली कंडीशन, दो नंबर वाली कैसे लगेगी, सेकंड नंबर 2 पे कहाँ पे लगेगा बेटा, देखो यहाँ पे बेटा, देखो यहाँ पे ऐसा 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 दिख रहा है कुछ, राइट, ऐसे ही दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो इस सरफेस का जो कॉमन कांटेक्ट पॉइंट का परपेंडिकुलर होगा वो तो कहां से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा कि नहीं करेगा, बताओ, हेलो, Yes, और sir. ये तो कॉर्नर पॉइंट है, ये तो कॉर्नर पॉइंट है, इस कॉर्नर पे तो बेटा कहीं पे भी नॉर्मल बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले का ले लेंगे, तो इसके अपोजिट है, इस पे लग जाएगा इधर की तरफ, बात में आ गई बेटा, ये क्या लग गया N2 और ये भी N2, क्लियर, यहाँ पे भी कहां से पास होगा, सेंटर से, क्यों पास होगा, क्योंकि बेटा ये देखो ये सरफेस कैसी है, टेंजेंट टाइप की है इसकी सरफेस, टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर बनता है वो सेंटर से पास होता है, दोनों को दोनों कैसे पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे, बात में आ रही है बेटा, हाँ या ना। Yes, sir. ये नॉर्मल की डायरेक्शन बना रहे हैं बस, और किसी की भी नहीं बना रहे हैं, और बताऊं, और दो एक आध, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ये नोट कर लिया,
Yes, sir. कर लिया. बेटा सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताओ इनमें कैसा लगेगा? कैसे पास होगा बेटा नॉर्मल? जल्दी से बताओ। यहाँ पे इधर पास होगा क्या सेंटर से? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे भी सेंटर से पास होगा। और Yes, जो sir. सपोर्ट्स पे लगेगा, सपोर्ट्स पे इधर अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जस्ट अपोजिट, हाँ या ना? Yes, sir. ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों अब 180 डिग्री पे लगेंगे और इक्वल होंगे, हाँ या ना? यहाँ पे बेटा इस सपोर्ट पे इधर की तरफ लगेगा, ये भी 180 होगा और इक्वल होंगे N2, और ये कैसे होंगे N2। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बढ़िया। समझ में आ रही है? डायरेक्शन निकाल लोगे अब किसी भी नॉर्मल रिएक्शन की, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. पक्का फाइंड आउट कर सकते हो। और हमेशा कैसी बनानी है, देखो जब भी बॉडी पे लगेगा तो ऐसे मत बना देना। पता चला इस वाले सरफेस पे जो अपना स्फीयर है ऐसे बना दी, इधर नॉर्मल लग गया और इधर नॉर्मल लग गया, ये N2 लग गया और इधर नॉर्मल ऐसे N1 लग गया, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही बेटा? Yes, sir. क्यों गलत होगा? क्योंकि बेटा नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी से पास होगा। कौन? ऐसे ध्यान रखना कि बॉडी से एकदम ऐसे तीर की तरीके से निकल जाएगा, अंदर से घुसता हुआ। जिस सरफेस पे लग रहा है उससे बॉडी की तरफ बनाना, उससे बॉडी के अंदर घुसा देना। बात समझ आ रही है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन खराब नहीं होगी। फिर कंप्रेस कब करेगा? जब उसको पुश करेगा। तो किस सरफेस पे लग रहा है? इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे आपको कंप्रेस करना है तो कैसे? ऐसे दबाना पड़ेगा, ऐसे खींचना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला बेसिक, इसमें क्वेश्चंस ही होते हैं जो होते हैं नॉर्मल रिएक्शन में, फाइंड आउट करना है, फटाफट सॉल्व करेंगे। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम भी हम नाम सुन लो, एक का नाम सुन लो, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है जरा बताओ। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? ये बेटा एक डायग्राम होता है, डायग्राम जिस पे टोटल फोर्स 0। क्या बेटा? depicting all the forces applied by all the causes, all the surrounding by its surrounding on a body. Only forces are shown. Only forces on the body are shown. बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। बात में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाएंगे अभी। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। हेडिंग डाल लो बस। इक्विलिब्रियम वाले भी क्वेश्चन करेंगे, फिर मोशन वाले करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? Sir, इसमें नेट फोर्स 0 होगा. The state of a body having net force, having zero net force on it. इसका मीनिंग क्या है? if it is moving with uniform velocity, then it will continue its uniform motion. Uniform motion
motion if it is in equilibrium. If it is in equilibrium. दूसरा क्या बेटा? If it is at rest. If it is at rest, it will be at rest. It will be at. बात सुना रहे बेटा? इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, एक ट्रांसलेशन वाला, और एक रोटेटरी इक्विलिब्रियम. बात सुना रहे बेटा? हेलो, Yes, sir. ठीक है. Sir. लिखा था कि नहीं लिखा था? Yes, sir. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम net force on the body is zero. इसका मीनिंग क्या है? net force on the body is zero. मतलब इससे भी सुन लो बेटा. नेट फोर्स जीरो का मीनिंग क्या है? कि जिस तीनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में जीरो होना चाहिए. द फोर्स शुड बी zero in all three independent directions. And directions. If in any direction, if in any particular direction if in any particular direction the net force, लिखना बेटा ये अच्छे से समझना, the net force on the body is zero. Body is zero, while in other independent direction force is acting. Force is acting while in other independent direction force is acting, then the body will be in equilibrium, in a direction in which force is zero, in which net force is zero. बात समझ में आ रही बेटा? क्या मतलब है? ऐसा समझ लेते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहेगी, बाकी अगर अदर दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं भी है, मींस उनमें फोर्स जीरो नहीं भी है, तो केवल उन्हीं दोनों पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जाएगी. बट किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसा हो जाता है बेटा? जीरो. मींस उस डायरेक्शन में बॉडी का कोई मोशन नहीं होगा. बात समझ में आ गई? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई चलो. तो कैसे मतलब हुआ कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या होती है भाई? चलो देख लो. कंडीशंस फॉर ट्रांसलेटरी इक्वेशन, कंडीशंस फॉर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर Yes, sir. इक्विलिब्रियम क्या होती है बेटा? नेट फोर्स इन ऑल द डायरेक्शंस शुड बी जीरो.
ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? कोई भी बॉडी है, इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, कितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, Fx, F1, F2, F3, F4, क्या बोल सकते हैं बेटा हम? हर एक डायरेक्शन में फोर्सेस कैसे होने चाहिए? 0 होने चाहिए बेटा। बात समझ में आ रही है? सेम एप्लीकेबल है कैसा? टॉर्क के लिए। कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क about all three axes should be zero, बेटा बात समझ में आ रही है बेटा? किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेट टॉर्क 0। ये बेटा आसान, मतलब आसान नहीं, थोड़ा टफ चैप्टर है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो इजीली हो जाएगा। टाउ वाई सिग्मा टाउ जेड सब कैसे होने चाहिए? 0। ये टॉर्क वगैरह क्या है? डिटेल्ड स्टडी हम कहाँ करेंगे? इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम लोग इन रोटेशनल मोशन, बात में आ रही है बेटा? इसकी डिटेल्ड स्टडी कहाँ करेंगे? रोटेशनल मोशन में। यहां तक नोट कर लिया सबने? को देखना है वापस? हेलो, Yes, sir. कहाँ से देखना है? सबका हो गया? Yes, sir. अब आते हैं बेटा, हमने डायरेक्शन की, नॉर्मल की डायरेक्शन फाइंड आउट करना सीखा। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है कि नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना सीखना है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम के हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए हम इक्विलिब्रियम में ही बात करेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम में ही बात करेंगे। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग, नेट फोर्स कैसा होना चाहिए बेटा? नेट फोर्स कैसा होना चाहिए? 0। कैसा होना चाहिए बेटा? 0। यहीं पे आती है एक लैमीज थ्योरम आती है। क्या आती है? लैमीज थ्योरम। क्या होती है जरा पता है क्या बेटा आपको? हेलो, लैमीज थ्योरम क्या है बेटा? लैमीज थ्योरम क्या होता है बेटा? इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, देखना बेटा, इफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस, पता है कि नहीं पता है आपको? किसी को पता है? किसी को? फोर्सेस are acting No. on a body and passing through a common point. Inside the body, inside the body. ठीक है? ये जरूरी भी नहीं है पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट कर लो तब भी काम चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि भाई इनसाइड द बॉडी ही होना चाहिए, इतना ठीक है। पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट इन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एंड द बॉडी, ये पहले से हमें पता होनी चाहिए, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये बेटा कंडीशन है, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कोई भी एक बॉडी है, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, बस 3 ही लगने चाहिए और तीनों एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। ये F1, ये F2, ये F3। एंड क्या कंडीशन है बेटा? और कंडीशन है कि सिग्मा F मींस F1 प्लस F2 प्लस F3 का नेट अगर 0 है, इफ ऐसा भी है, अगर ऐसा भी है, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही हो
कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हो और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, मींस उनका नेट फोर्स कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगी। तो हम क्या ले सकते हैं, देन F1 डिवाइडेड बाई, अगर F1 के अपोजिट वाला एंगल बनता है बेटा अल्फा, क्या बनता है अल्फा, F2 के डिवाइड अपोजिट वाला एंगल बनता है बेटा बीटा, और F3 का अपोजिट वाला एंगल बनता है उनके बीच गामा। तो F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, इसको साइन रूल भी बोलते हैं बेटा, दैट इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा। ये कंडीशन फुलफिल होती है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैमीज थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैमीज थ्योरम। क्लियर, नोट कर लो फटाफट। लिख लिया बेटा, हेलो, यस सर। चलो अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, अभी करेंगे क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शंस on all the surfaces, all these surfaces. बेटा 10 किलोग्राम मास है इसका, ये 100, ये 20 किलोग्राम का है, ये 100 न्यूटन लगाया, ये बेटा 50 न्यूटन ऐसा लगा दिया तिरछा, कितना बेटा 50 न्यूटन। पचास न्यूटन ऐसा, और ये बेटा जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन में फाइंड आउट करना है, क्या बनाना है बेटा, सबसे पहले हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। प्लीज सब लोग यहाँ पे नोटिस करके देखिएगा, 10 किलोग्राम वाले का कैसे बनाना है, 20 का आप लोग बनाएंगे। तो हम पहले एक 10 किलोग्राम वाले का बना लेते हैं बेटा, ये 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक का, तो 10 किलोग्राम का ब्लॉक बना लेते हैं, बहुत छोटा सा बनाएंगे। इसमें देखो बेटा क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, और क्लियरली दिख रहा है कि ये नीचे बेटा कैसा रखा हुआ इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये नीचे भी टेबल है, यहाँ पे दीवार है, और ये आगे नहीं जा पाएगा। और ये जो ऐसे डैश लगाने का मीनिंग है कि ये फिक्स है, ये कैसी फिक्स है और इन्फिनिटली मजबूत है। हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि ये भी कैसे है, रिजिड बॉडी में पढ़ाऊंगा जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा, कि ये भी बेटा टूटने नहीं, ऐसा नहीं कि 100 न्यूटन का फोर्स लगा देते क्रश हो गया, क्रश नहीं होना है, हमें बस नॉर्मल रिएक्शन बताना है। देखो कैसे बताना है कि ये 10 किलोग्राम का फोर्स है बेटा, इस पे देखो, जब 10 किलोग्राम का फोर्स है तो सबसे पहले इस पे लगेगा वेट। वेट कितना लगता है बेटा, mg के बराबर, 10g। दैट इज 10g। इधर बेटा कितना आ गया, ये फोर्स लगा 100 न्यूटन का लगा। क्लियर, हेलो। सरफेसेस कहाँ कहाँ है जरा देखो, एक सरफेस बेटा यहाँ कांटेक्ट में है, नीचे ग्राउंड पे, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, टेबल के साथ है, ये कांटेक्ट सरफेस है, बात समझ बेटा इस ब्लॉक की। और एक यहाँ पे है, कहाँ पे है, ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे बेटा कांटेक्ट सरफेस, ये भी है एक कांटेक्ट सरफेस, हाँ या ना। यस सर। तो ये आगे ही कोशिश कर रहा है जाने की, लेकिन बेटा ये जो ब्लॉक है बड़का वाला, वो बड़ा वाला इसको आगे नहीं जाने दे रहा, राइट, बड़ा वाला इसको आगे नहीं जाने दे रहा। तो क्या कर रहा होगा, उधर से इसने फोर्स लगाया होगा, N1 मान लेते हैं, क्या बनाया होगा N1। बात समझ में आ गई बेटा, हेलो। इस सरफेस पे बेटा, इस सरफेस पे भी किधर, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, क्यों, क्योंकि mg को अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे N2 मान लेते हैं, क्या मान लिया हमने, N2 मान लिया। क्लियर,
Yes, sir. और कोई फोर्स है क्या? नहीं, दो ही सरफेस पे दो नॉर्मल रिएक्शन आ गए, एक mg लग रहा था जो लग रहा था, एक बाहर वाला लग रहा था, ये चार फोर्स है बस। अब बनाते हैं बेटा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम, कहां से? दूसरे वाले से। किससे बनाते हैं बेटा? दूसरी वाली बॉडी से। यहाँ बेटा यहाँ पे कितना लगेगा? 20g लगेगा नीचे, हाँ या ना? Yes, sir. इसका बेटा देखो इसमें भी किधर लगेगा? अब यहाँ पे भी एक कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे इस वाले की, इसकी तीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो ये कॉन्टेक्ट में है ही। बात में आ रही बेटा, हाँ या ना? इसकी तीन सरफेसेस कॉन्टेक्ट में, एक ऊपर भी फोर्स लग Yes, रहा है, sir. एक ऊपर भी फोर्स लग रहा है। चलो देखो अब कौन कौन सा है। तो नीचे वाली में बेटा हमने माना कॉन्टेक्ट सरफेस पे कितना फोर्स आया बेटा? ऊपर की तरफ आएगा। आज स्टार्ट कराया क्या आपने? क्या? N2 ये N3 आ गया। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ या ना? चलो अब इस वाले N1 का एक रिएक्शन भी लगेगा, इसका रिएक्शन किस पे लगेगा? दूसरी वाली कॉन्टेक्ट सरफेस पे, यहाँ पे उस पे, मतलब इधर की तरफ अपोजिट रिएक्शन लगेगा, तो इधर। बात समझ में आ गई बेटा, इधर की तरफ एक N1 के बराबर फोर्स आएगा। क्लियर? जब ये बेटा N1 इधर लग रहा है और ये मूव नहीं करेगा, तो राइट वाली सरफेस पे भी लगेगा कुछ ना कुछ। ये क्या लगेगा बेटा? राइट वाली सरफेस में भी इधर की तरफ लगेगा पुश करते हुए। ये हमने माना N1 N2 N3 हो गया, ये N4 हो गया। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है? आया ना? हाँ। ठीक है, चलो। और एक और फोर्स है अपना ऊपर लग रहा है, वो वाला हमें बनाना है अभी। इधर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है बेटा, कुछ ऐसे 50 न्यूटन का। कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे। ये N3 है। क्लियर बेटा? और कोई फोर्स छूटा है? नहीं छूटा है। और कोई फोर्स छूटा है? नहीं। यहाँ पे 10g लिख देते हैं। अब सॉल्व कर लो उठा के। अब ये कैसी है बेटा? कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। कैसी है ये? इक्विलिब्रियम में है। मींस सिग्मा fx की वैल्यू 0 होनी चाहिए, सिग्मा fy की वैल्यू, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो भाई सिग्मा fx की वैल्यू 0 करते हैं इस वाले के लिए। fx का मीनिंग क्या हुआ? सिग्मा fx। चलो इस वाली डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये फोर्स हो गया पॉजिटिव, 100 न्यूटन हो गया पॉजिटिव, माइनस N1, ये सिग्मा fx 0 हो गया। सिग्मा fy 0 करो, मतलब N2 माइनस 10g शुड बी इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा कैसा? ये कैसा आ गया? fy 0 आ गया। चलो भाई इसमें भी हम लोग सिग्मा fy 0 करते हैं। तो fx ये तो बीच में घुसा पड़ा है भाई, ये कैसा है बेटा? ना x में है, ना y में है, ना x में है, ना y में। तो क्या करें इसका बेटा? तो इसका हम लोग क्या करते हैं? इनके कंपोनेंट लेते हैं। क्या करते हैं? कंपोनेंट। जिन दो डायरेक्शन में सबसे ज्यादा फोर्सेस है उन्हीं डायरेक्शन में ले लो। चलो इसके दो फोर्सेस कैसे कैसे आएंगे बेटा? एक आएगा इधर की तरफ ऐसा, और एक आएगा नीचे की तरफ। बात सुना रही बेटा? हेलो? यस सर। थोड़ा अच्छे Yes, से बना sir. लेते हैं। इस फोर्सेस के हम लोग दो कंपोनेंट ले लेते हैं। ये 50 है ऐसा, ये एंगल कितना है बेटा? 30 है वर्टिकल के साथ। इधर क्या आएगा बेटा इसका? 50 cos 30 क्या आएगा बेटा? 50 cos 30. इधर क्या आएगा? 50 sin 30. ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो भाई। इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना। इधर की तरफ क्या आ गया बेटा? 50 sin 30। sin 30 होता है 1/2, तो 25 आ गया यहाँ पे। यस सर। और एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा? ये कितना आएगा? 25√3 आ जाएगा क्या? √3/2। Yes, sir. 50√3/2 दैट इज 25√3। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, इसके sir. भी M1 ये भी इक्वल, ये भी कैसे कर दो? सिग्मा fx 0 करो इसका। सिग्मा fx इक्वल टू 0। मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ बेटा, समझना अच्छे से। ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसके मत करना, नहीं तो कुछ नहीं आएगा समझ में। आगे यही बेसिक्स है, ये बहुत भयंकर वाले। तो चलो fx की वैल्यू कैसे 0? x में बेटा राइट वाला पॉजिटिव माना है, तो N1 पॉजिटिव आया, N4 नेगेटिव आया, माइनस N4। ये कैसा आया बेटा? 25, ये भी नेगेटिव आया। 25 का लेफ्ट में लग रहा है ना, माइनस 25 नेगेटिव आया, दैट इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स तो है नहीं। नो सर। और कौन कौन सा बेटा? y में अब सिग्मा fy 0 करते हैं, सिग्मा fy 0 करते हैं, तो कितना आ गया? ये देखो नीचे की तरफ बेटा क्या आया? 20 नीचे की तरफ। अच्छा ऊपर क्या है? ऊपर की तरफ ये रहा N3 ऊपर है,
n3 नॉर्मल रिएक्शन जो ये क्या है n3, ये n3 है, n3 ऊपर की तरफ है, ये 25√3 नीचे है, ये mg, g की वैल्यू 10 ले लो मतलब 200 नीचे है। बात समझ आ रही है बेटा? हेलो, यहाँ से n1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? देखो 100 आ गई। n1 की वैल्यू क्या आ गई? 100। n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 100। n1 n2 कितने आ गए बेटा? 100 आ गए। कितने आ गए? ये तो इसमें आ गए। अच्छा बेटा बात समझ में आई? आया ना? यहाँ से n1 की वैल्यू जैसे ही 100 आई, n1 की वैल्यू बेटा जैसे ही 100 आई तो n4 कितना आ गया? n4 कितना आ गया बेटा? जल्दी से बताओ अपना। हेलो, 75 आ गया क्या? Yes, 75. n4 कितना आ गया? 75. बात सुनाई बेटा? और n3 कितना आ गया? 200 प्लस 25√3। क्लियर बेटा? बात समझ में आई सबको? Yes, sir. बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो इसके ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कोई दिक्कत? No, sir. सब समझ आ गया. सब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो बेटा अब ये आप लोग करो फटाफट। ये होमवर्क में ले लो क्योंकि क्लास का टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से प्लीज मैं ध्यान रखूंगा कि क्लास डिले ना हो। मैं 10 मिनट पहले ही लॉग इन करके बैठ जाऊंगा। ठीक है? Okay, sir. कभी कभी हो जाता है ह्यूमन एरर। देखते हैं कैसा था ये। ऐसा ही है ना? देख लेता हूँ तो वैल्यूज आपको पता चल जाए। बात समझ आ रही है बेटा? दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. रेडियस है वो 5 मीटर है। रेडियस कितनी है बेटा? 5 मीटर है। रेडियस इसकी दी गई है वो 5 मीटर है और जो मास दिया गया है वो 10 किलोग्राम। क्या है? 10 किलोग्राम। n1 n2 दो लगेंगे, दो ही लगेंगे ना? एक इधर एक इधर। फाइंड इट आउट। Yes. मास 10 किलोग्राम है, n1 n2 बताना है। ये 1 मीटर, इन दोनों के बीच का गैप कितना बेटा? 1 मीटर है। और ये वाला ऊपर वाला कितना है? 3 मीटर है। हेलो Yes, sir. हेलो, चलिए बताइएगा बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास तक के लिए हम लोग कहते हैं अलविदा।